जब बिना किसी सोच समझ के चुनावी राजनीति को ध्यान में रखते हुए युद्ध का माहौल बनाया जाता है या जनता को खुश करने के लिए युद्ध को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसका वही हाल होता है जो अब हमें देखने को मिला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में युद्ध और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो माहौल बनाया गया, उसमें पाकिस्तान पर सीमित हमला करना बहुत जरूरी था ताकि एक माहौल बनाया जा सके। गोदी मीडिया ने इसे इस तरह दिखाया कि अब पाकिस्तान का नाम ही मिटने वाला है, पाकिस्तान के नेता दया की भीख मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां के जमीन में जाके छुप गए। मीडिया ने कराची और पेशावर तक चढ़ाई कर दी थी कि अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। सवाल है, क्या इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ है जब युद्ध छिड़ गया हो और अमेरिका या किसी भी तीसरे देश के कहने पर युद्ध विराम हो गया हो? इसका जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। सीज फायर के बाद खबर आई कि पाकिस्तान ने भी इस युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया। भारतीय सरकार इस पर भी चुप है, जबकि पाकिस्तान के नेता संसद में खड़े होकर भारत की हार का जश्न मना रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा जो 1971 के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय था, यानी भारत पाकिस्तान का आपसी मामला माना जा रहा था, किसी तीसरे का दखल नहीं था, वो अब अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। भारत पाक के किसी भी युद्ध में भारत की स्थिति आज जितनी कमजोर हुई है वैसी कभी नहीं हुई। आम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि इस युद्ध से भारत को क्या मिला। जब नोटबंदी की गई थी तो कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ ही रहा है। जब कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया था तो कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध से भारत को क्या मिला। सवाल सही है, क्योंकि बिहार चुनावों में हमारे प्रधानमंत्री ने कसम खाई थी कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन वो आतंकी जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उनका कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। पाकिस्तानी सैनिकों के 40 से ज्यादा ट्रेनिंग शिविरों को नष्ट करने के बावजूद बाकी के जो बचे हुए शिविर थे उनको नष्ट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। और इस युद्ध से हमें आखिर हासिल क्या हुआ है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। एक दो दिन का सीमित युद्ध जो हमने देखा, मोदी सरकार ने पाक से क्या हासिल किया, ये सब जनता की नजर में साफ हो चुका है। अगर किसी को कुछ हासिल हुआ है तो वो है पाकिस्तान के नेता और अमेरिकी सरकार, जिन्होंने बीच में आकर युद्ध विराम की शर्तें रख दी हैं। पाकिस्तान को क्या मिला, आगे बात करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि भारत पाक का विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 1971 के युद्ध में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अमेरिकी राष्ट्रपति का मध्यस्थता करने का संदेश आया तो इंदिरा गांधी ने 15 दिन तक उनका कोई जवाब नहीं दिया, तब तक जब तक कि पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील नहीं कर दिया गया था, जब तक कि पाकिस्तान को लाकर घुटनों पर नहीं टेक दिया गया था। यह आश्चर्यजनक है कि युद्ध विराम की घोषणा अब भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। अमेरिका खुद आतंकवाद को फैलाने और पनाह देने वाला है। पाकिस्तान के राजनेताओं ने भी कबूल किया है कि उनकी जमीन पर आतंकवाद अमेरिका के इशारे पर पाला गया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमें सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि अमेरिका से भी लड़ा जाना चाहिए वैसे देखा जाए तो। लेकिन मोदी सरकार के पास बाबर और औरंगजेब की औलादों से लड़ने की ताकत तो है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। जब अमेरिका हमारे एनआरआईज को अपनी ही जमीन पर जंजीरों में जकड़कर यहाँ फेंक कर चला जाता है तो मोदी सरकार चुपचाप उसे सही ठहरा देती है, जबकि पूरी दुनिया उस दादागिरी के खिलाफ खड़ी होती है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इस सीज फायर के बारे में भारत को साफ साफ अपनी जनता को बताना चाहिए कि कौन सी शर्तें मानने पर यह युद्ध विराम हुआ है। जनता को जानने का पूरा अधिकार है। जब दो देशों के बीच का युद्ध होता है तो वो असल में सरकारों और सत्ताधारी पार्टियों के बीच का युद्ध होता है। आम जनता को तो बस इस युद्ध में घसीटने का काम कर दिया जाता है। आज़ादी के बाद से ही भारतीयों और पाकिस्तानी लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जाता रहा ताकि दोनों देशों के सत्ताधारी इस युद्ध का फायदा उठा सके। पाकिस्तान में उसकी सेना की चलती है, ये किसी से नहीं छुप सका है। वहां की सरकार भी वहां की सेना ही चलाती है। पाकिस्तान की सेना ने खुद को वैलिड बनाने के लिए ये खेल खेला, और वहीं भारत में मोदी सरकार ने ये सीमित युद्ध क्यों किया है वो भी किसी से छुपा नहीं है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं और इसके प्रचार का ऐलान पहलगाम के अगले दिन ही कर दिया गया था मोदी जी के द्वारा। वास्तव में दोनों देशों की सेनाओं को बिना किसी उनकी इच्छा के युद्ध में झोंका गया है। ये एक लोकतांत्रिक सरकार के तहत सेना की मजबूरी बन गई थी। युद्ध विराम की इस घोषणा ने भारत के लिए कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि ये बस भारत की स्थिति को और कमजोर ही कर रहा है। लेकिन गनीमत
कि भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के मुहाने से लौट आए। दुख इस बात का कि अमेरिका के कहने पर लौट कर आए। दुनिया भर ने चैन की सांस ली, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। दो देश, दोनों के पास परमाणु हथियार। अगर लड़ाई होती तो किसी के पास ये कहने की गारंटी नहीं थी कि न्यूक्लियर बटन नहीं दबेगा। फिलहाल खतरा टल गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया की नजर हम पर थी, हमारी छवि भी दांव पर थी। ये नहीं भूलना चाहिए। इसका कूटनीतिक असर क्या होगा वो वक्त बता देगा। इस पर हम बाद में बात कर लेंगे। पहले उन घटनाओं पर ध्यान देते हैं जो इस युद्ध विराम के दौरान हुई, क्योंकि असली असर वहीं से शुरू होता है। तो जरा गौर कीजिए। सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किसने किया? डोनाल्ड ट्रंप ने। और वो भी किस अंदाज में? बोले, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता में चली रात भर की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान अब तुरंत और पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अब सोचिए, हमारे और पाकिस्तान के बीच जंग की बात हो रही थी और ऐलान अमेरिका कर रहा है। क्या यह वाकई हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ साफ कहा, दोनों देश अब बड़े मुद्दों पर किसी तटस्थ जगह पर बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। अब आप बताइए, ये बड़ा मुद्दा कौन सा हो सकता है? कश्मीर के अलावा कुछ है क्या? रूबियो ने यह भी बताया कि इस सीज फायर को अंजाम देने के लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से रात भर फोन पर बात की। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जॉन हडसन ने तो साफ साफ लिखा है कि रूबियो सारी रात एक देश से दूसरे देश के नेताओं को फोन घुमा घुमा कर सीज फायर के लिए मना रहे थे। अब भारत की तरफ से जो बयान आया उसमें अमेरिका की भूमिका को बैकग्राउंड में रखने की पूरी कोशिश की। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और वहीं से बातचीत में तय हुआ कि अब लड़ाई रोकी जाएगी। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर लिखा, भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? उसने खुलकर बता दिया कि भाई ये सब अमेरिका की मेहरबानी से हुआ है। शहबाज शरीफ ने तो प्रेस में सीधा बोल दिया कि लड़ाई रुकी है तो सिर्फ ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और रूबियो की वजह से रुकी है। बाकायदा तीनों को शुक्रिया भी कहा उन्होंने। अब सोचिए, हमारे यहाँ के नेता दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने खुद लड़ाई रोकने का फैसला लिया है, और पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में बैठकर कह रहा है अमेरिका जी ने लड़ाई रुकवाई। असल में किसकी बात पर ज्यादा यकीन होगा, ये आप फैसला कीजिए। अब जरा हम अगर जम्मू कश्मीर के पूरे मसले की कहानी और भारत की पुरानी नीति को समझने की कोशिश करें तो हाल की ये सारी घटनाएं और भी ज्यादा अहम लगने लगती हैं। भारत की हमेशा ये कोशिश रही कि कश्मीर का मामला बस भारत और पाकिस्तान के बीच रहे, यानी इसे दो देशों की बात माना जाए। लेकिन पाकिस्तान चाहता रहा कि ये मसला दुनिया की अदालत में जाए, मतलब इसे इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया जाए जिसमें कोई तीसरा देश जैसे अमेरिका बीच में आ जाए। 1965 तक तो पाकिस्तान इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी रहा। उस वक्त लड़ाई के बाद सोवियत संघ ने बीच बचाव किया और ताशकंद में भारत पाक के नेताओं की मीटिंग कराई, जहां दोनों देशों के बीच समझौता कराया गया। लेकिन असली मोड़ 1971 की जंग में आया, जब भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी। उस जीत के बाद भारत ने इस मसले को साफ साफ अपने हाथ में ले लिया था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि अब आगे की बातचीत भारत में ही होगी, और फिर 1972 में शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई और वहीं शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में पाकिस्तान ने मान लिया कि अब से कश्मीर पर जो भी बात होगी वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच होगी, और वो भी बातचीत के जरिए से होगी, शांति से होगी। बाद में 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर गए और लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए, तब भी पाकिस्तान ने यही दोहराया। लेकिन इसी दौरान खासकर जनरल जिया उल हक के राज में पाकिस्तान ने चालबाजी शुरू कर दी। उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर भारत को हजार जख्मों से लहूलुहान करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। पहले खालिस्तान के नाम पर, फिर कश्मीर के उग्रवाद के नाम पर, और अब सीधे आतंकवाद के जरिए। और जैसे ही पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, उसने इसे एक तरह से डर फैलाने वाले औजार की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश यही रही कि दुनिया को यह यकीन दिला दें कि अगर कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया गया तो साउथ एशिया में परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। दूसरी तरफ जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, भारत ने एक नया स्टैंड लिया। अब सरकार ये मानती है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के भीतर कोई विवाद है ही नहीं। असली मसला सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके का है, और एक न एक दिन वो भी भारत में शामिल हो जाएगा। 2019 में जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 खत्म किया तो इस स्टैंड को और भी मजबूती से दोहराया गया। वैसे उससे पहले भी भाजपा के नेता ये बात बार बार कहते रहे थे,
गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती और 2019 के बाद से मोदी सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी बातचीत की संभावना को साफ साफ नकार दिया था। इस बीच दो घटनाएं हुई, 2016 में उरी हमला और फिर 2019 में पुलवामा हमला। सरकार ने संदेश देने की कोशिश की, अब हम चुप नहीं बैठेंगे बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारेंगे। 22 अप्रैल से 7 मई तक जिस तरह का माहौल बना, मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी के जरिए जो तस्वीर पेश की गई, उससे देश में ये उम्मीद और ज्यादा गहराई कि बड़ी सख्ती से जवाब दिया जाएगा। शुरुआती हमलों के बाद दुनिया भर से अपीलें आने लगी। अमेरिका, रूस, चाइना, संयुक्त राष्ट्र सब ने एक ही बात कही, तनाव कम करो। मगर न भारत रुका न पाकिस्तान झुका। यहीं से अमेरिका की कूटनीति मैदान में उतरी और पूरी ताकत के साथ। भारत ने अब तक हमेशा यही कहा, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, पाकिस्तान से हमारा विवाद सिर्फ POK को लेकर है। लेकिन अब एक तीसरा पक्ष, अमेरिका, खुले तौर पर इस विवाद में शामिल हो चुका है। प्रश्न ये है, जब आप किसी तटस्थ स्थल पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में वार्ता के लिए तैयार होते हैं, तो क्या आप ये स्वीकार नहीं कर रहे कि मसला अब सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, द्विपक्षीय नहीं रहा? यही बात इस घटनाक्रम को खतरनाक मोड़ पर ले जाती है, क्योंकि अगर अमेरिका अब इस बातचीत का मंच सजा रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में चीन, रूस या संयुक्त राष्ट्र जैसे और मध्यस्थ भी नहीं कूदेंगे इस बीच में? क्या ये जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मसला बनाने की शुरुआत नहीं है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे साफ तौर पर जीत कहा है। भारत की ओर से हालांकि ऐसा कोई दावा अभी तक नहीं आया और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी बहुत सी बातें साफ नहीं हैं। अमेरिका मध्यस्थता करेगा तो बातचीत में मुद्दे कौन से होंगे? क्या सिर्फ भारत और पाक के प्रतिनिधि वहां पे मौजूद होंगे या तीसरा पक्ष भी मेज पर बैठेगा? क्या सिंधु जल संधि, शिमला समझौता और लाहौर घोषणा पत्र जैसे पुराने समझौते बहाल हो जाएंगे? जब तक इन सवालों के जवाब सामने नहीं आते, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में सफल रहा। लेकिन इतना तो तय है, 6-7 मई की रात जो सैन्य कार्रवाई शुरू हुई थी, वो कूटनीति के मैदान में आकर भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रही, कम से कम फिलहाल नहीं। धन्यवाद।